ओके, सो वी हैव, जब मैं नाम लूंगा तो आपको पता है कि वो हल्ला उनके पास तक किस तरीके से जाना चाहिए, सो दैट ही नोज कि फनल ग्रोथ समिट का क्राउड यहाँ पे है. वी हैव मिस्टर इरफान पठान इन दी हाउस. such a amazing cricketer you have been. मतलब इतनी सारी लोगों की इतनी सारी मेमोरी, कितने सारे लोगों की कितनी मेमोरीज है, उस तरीके से एक बार जोरदार हल्ला. जो सारी चीजें हमने आज तक टीवी पे देख रहे थे, आज सुबह सुबह जग के बोल्ड मार रहे हो. वो एक मैंने आर्टिकल भी देखा था मोहम्मद यूसुफ जी का, कि वो कैंची आपकी बॉल को बोलते थे. वो सारी इतनी सारी मेमोरीज एंड हैविंग यू राइट ओवर हियर इज सच एन अमेजिंग फीलिंग. So with a huge round of applause, let's have Mr. Irfan Pathan on the stage. हाँ हाँ. I love you too. देख रहे हो या नहीं मुझे? गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप? ये पूरी स्टेडियम वाली फीलिंग दिला रहे हो आप लोग, पूरी एकदम. ये नजारे मैंने पहले भी देखे, ये फील मैंने पहले भी किया है. जब मुल्क के लिए पहली विकेट लेता था, ये बिल्कुल ऐसे ही नजारे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं कमेंट्री में हमेशा मेरे एक दिल के करीब है वो लाइन बोलता हूं मैं. वो लाइन है, जैसे जैसे तेरा जहन चलेगा वैसे वैसे तेरे पैर और तेरे हाथ चलेंगे. क्योंकि हमारा जो जहन है, वो जहन वो पूरा आगे का हमारा प्लान तैयार करता है. हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, हम क्या शॉट मारने वाले हैं, क्या हम राशिद खान की गुगली को पिक करने वाले, या बुमराह को संभाल के खेलने वाले, या फिर अगर आप यंग ऋतुराज गायकवाड़ हो तो फिर बुमराह को लैप लगाने वाले. ये सारा हमारा जहन तैयार करता है. एक छोटी सी बात जो पुरानी बात है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा. मैं डेब्यू किया मुल्क के लिए 2003 में, 2003 12 लेकिन जो असली मेरी एग्जाम थी मेरे क्रिकेट की, मेरे कैरेक्टर की, मेरे जहन की, वो आई 2010 में. यहां पे क्रिकेट जो फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा फिजियो का नाम, यार अगर नहीं पता है तो आप गूगल करिए. पैट्रिक फरहाद ऑस्ट्रेलिया के फिजियो है. 2010 में उन्होंने मुझे कहा था कि इरफान आप क्रिकेट तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपकी जो कमर की हालात है वो आपको ना तो 4 डे क्रिकेट खेलने देगी, ना तो 1 डे क्रिकेट खेलने देगी, और ना ही T20 क्रिकेट खेलने देगी. ये 2022 की बात है, जहां पे मैं 2023 की बात है जहां आपके सामने खड़ा हूं. लेकिन ये कहा था मुझे 2010 में पैट्रिक फरहाद ने. वो मेरे जहन का सबसे बड़ा एग्जाम था, जहां पे मेरी L3, L4, L5, ये मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? L3, L4, L5 क्या है? लंबर स्पाइन में मेरे 5 क्रैक थे, राइट लेफ्ट 5 फ्रैक्चर्स. डिस्क मेरी प्रोलैप्स हो चुकी थी, S1 क्रैक हो चुका था. मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2009 में खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, रणजी ट्रॉफी खेला, थोड़ी बहुत और मैचेस खेला और IPL खेला. उसके बाद मैं चलने के काबिल नहीं हुआ, और लगभग 2010 में मैं अहमदाबाद जाता था, मुंबई जाता था, और अपने स्कैन कराने की कोशिश करता था ये पता करने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि सबसे यही आता था हमें पता नहीं चल रहा क्या है. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे पैट्रिक फरहाद ने मुझे स्कैन्स करवाए, वहां पे फंक्शनल MRI मशीन्स वगैरह थे. वहां पे जब स्कैन कराया तब पता चला कि भाई यहाँ पे इरफान पठान को सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 फ्रैक्चर है. और हो सकता है कि आने वाले वक्त में
इरफान पठान आपके सामने क्रिकेट तो छोड़ो शायद चल नहीं पाए, ये अल्फाज थे पैट्रिक फरहाद थे, लेकिन मैंने उनके सामने एक ही बात बोली थी तब। वो ये बात थी कि पैट्रिक, इंग्लिश में बोला था लेकिन मैं आपको हिंदी में बोलता हूं, कि आप मुझे सिर्फ पेन फ्री करवाइए, बाकी मैं देख लूंगा। मैं इंडिया खेलना चाहता हूं और मैं इंडिया खेला। और ये जब बात उनके सामने 2010 में हुई, मुझे याद है एक रूम में हम बैठे हुए थे जहां पे स्कैन देख रहे। जॉन ऑर्चर्ड एक डॉक्टर थे, पैट्रिक फरहाद थे। स्कैन्स की डिटेल रेडियोलॉजिस्ट के पास आ गई थी और हम उसे चेक करके आगे का प्लान बता रहे थे, प्लान बना रहे थे कि क्या करना है आगे जाके। 2010 का वो महीना और कट टू 2011 एंड, लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर, जहां पे एक चीज नामुमकिन थी कि ना तो मैं वॉक कर पाऊंगा, ना तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल पाऊंगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं 1.5 साल के अंदर सीधा चेन्नई पहुंचा, वेस्ट इंडीज के सामने कमबैक किया और पहली ओवर में विकेट निकाली, पहली ओवर में। और ये हो पाया, ये सिर्फ हो पाया क्योंकि मुझे बिलीव था अपने बॉडी पे, और वो बिलीफ मेरा जहन मुझसे करवा रहा था कि नहीं, मैं सिर्फ ठीक ही नहीं हूंगा, मैं भागूंगा, मैं विकेट लूंगा और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। इसी वजह से ये जो लाइन मैंने आपको बोली, हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसा तेरा जहन चलेगा वैसे वैसे तेरे हाथ पैर चलेंगे। और वैसा होता है, और बाकायदा वैसा होता है। और देखिए, ये आप कभी, ये तो मैं अभी सूट में आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन अगर एक वक्त ऐसा होता था जो मैं अपने आप को फील करता था चलता फिरता मम्मी, मम्मी समझते ना आप, वो पट्टी लगी होती है, हाँ, पूरे बदन में पट्टी लगी होती है, मेरा बिल्कुल वैसा हाल था जितना मैं क्रिकेट खेला हूं। चाहे वो आप टू का फ्रैक्चर समझ लीजिए, लेफ्ट नी आर्थराइटिस, राइट नी आर्थराइटिस, पटेला में इशू, मेनिस्कस टेयर, कार्टिलेज डैमेज 75%, हैमस्ट्रिंग की कम से कम 15 से 20 बार इंजरीज, कमर में फ्रैक्चर, फर्स्ट रिब फ्रैक्चर, C5 C6 में थोड़ा सा क्रैक, तो हर चीज, कोई ऐसी चीज बची नहीं थी जहां पे मैं इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा करियर रहा जहां पे एंड ऑफ करियर जब मैं खड़ा था, तो मैं मुल्क के हिस्ट्री के टॉप 10 विकेट टेकर्स में से एक था। और यकीन मानिए ये सब हुआ क्योंकि मैं अपने जहन को लेके हमेशा से एक ही बात कहता था कि मुझे अपना एम आगे जाके एकदम क्लियर है कि मुझे क्या करना है, और मैं उसके पीछे पड़ा रहता था। उसके बीच में जितनी भी मुश्किलात आती थी, उसका मैं पूरी तरह से सामना करता था। और ये जो पैट्रिक फरहाद वाली बात मैंने 2010 को की थी, लास्ट ईयर हम बूढ़े लोगों की टूर्नामेंट खेल रहे थे। कई लड़के एक टूर्नामेंट खेल के इंजर्ड हो रहे थे, मैं और मेरे भाई 40 साल के हो गए, मैं 38 साल का। हम 2 टूर्नामेंट खेले, बाकायदा 25 दिनों में हम 17 मैचेस खेले। ये 2022 की बात है, जहां पे मैं अपनी पीक जवानी में भी नहीं हूं, जो क्रिकेट में मानी जाती है। पीक जवानी मानी जाती है करीबन आप 25-30 साल की उम्र में होते हो। वो इसलिए कर पाते क्योंकि ऊपर का जो हमारा माला है ये बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे इतने सारे होपफुली बहुत एक्साइटिंग आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। वहां पे सिर्फ बात एक ही आ जाएगी, आज के जमाने में जो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैं पीछे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर से मिला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिला, वहां पे कंपटीशन की एक बात जरूर निकली थी कि कंपटीशन है आज के जमाने में, कि कितना कंपटीशन है, कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, बिकॉज सबके हाथ में मोबाइल है, मतलब छोटा सा अपना टीवी मौजूद है। अब उस जमाने में जहां पे इतना कंपटीशन है, आप अपने आप को किस तरह से रिलेवेंट रख पाओगे, ये क्वेश्चन होता है ना जहन में नहीं होता, उसको किस तरह से काउंटर कर पाएंगे? वो एक ही तरीके से आप काउंटर कर पाएंगे कि जब आपके पास, आपके सामने नाकामी हो, उसको आप किस तरह से लेते हैं। ये सारा दारोमदार आगे की सक्सेस का उसी पे होता है। इंडिया का सबसे महान क्रिकेटर कौन है? और दूसरा नाम, तीसरा नाम? नहीं, मैं उनसे बहुत पीछे हूं, वो बहुत आगे हैं। ये देखिए, हम तो खुशनसीब है कि हमें मौका मिला सचिन तेंदुलकर के साथ
वक्त बिताने का, उनके साथ दोस्ती निभाने का। हम उतने में ही खुश हैं। लेकिन जो अचीव किया है महान सचिन तेंदुलकर ने, ये देखिए उन्होंने भी फेलियर का बहुत सामना किया है। आपने नाम लिया महान सचिन तेंदुलकर का, कितने 100 बनाए उन्होंने? 100? कितने मैचेस खेले? 500 के आसपास, राइट? राइट। तो इसका मतलब बाकी जो 400 मैचेस उसमें क्या किया उन्होंने? फेलियर का सामना किया ना, उनके हिसाब से तो किया ना। सो अगर अगर इतना महान खिलाड़ी, जो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानता हूं, सिर्फ मुल्क का ही नहीं, उसने अगर फेलियर का सामना किया है, तो भाई हमें तो फिर करना पड़ेगा और करना चाहिए। और ये फेलियर तो रोजमर्रा की जिंदगी है, और अगर उसका सामना नहीं करेंगे तो हमारी कामयाबी का रास्ता नहीं बनेगा। बड़ा मुश्किल काम है। तो कभी भी आप अगर परेशान हो, मैं खुद परेशान होता हूं, तो मैं हमेशा सचिन तेंदुलकर के करियर को जाके एक बार देख लेता हूं, और वो ये खुद बात कहते हैं। लेकिन आपको पता है सचिन तेंदुलकर को महान कौन सी चीज बनाती है? परसिस्टेंस, यस, और डेडिकेशन। एक, हाँ, हार नहीं मानना, राइट? राइट, ओके, माइंडसेट। एक चीज एक चीज जो उनको सबसे ज्यादा महान बनाती है, वो आज तक, पता है वो अभी 50 साल के हो जाएंगे। लास्ट ईयर आपने उन्हें खेलते हुए देखा होगा, 49 की उम्र में वो रोड सेफ्टी सीरीज खेल रहे थे, उतनी शिद्दत के साथ खेल रहे थे। आज भी उनके पास वो जो अपना जो गेम है, जिस जिस गेम ने सचिन तेंदुलकर को महान सचिन तेंदुलकर बनाया है, उसको उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी वो जब वो 16 साल की उम्र में कंट्री को रिप्रेजेंट करने आए थे। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं है। हम 2 टूर्नामेंट खेल रहे थे, मैं और मेरे भाई, और हमें वो टूर्नामेंट, जो दूसरी टूर्नामेंट और ये रोड सेफ्टी में, ये लेजेंड लीग और रोड सेफ्टी टूर्नामेंट खेल रहे थे, उसमें इस बात का फर्क था कि लेजेंड लीग में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट और कप्तानी कर रहे थे सचिन तेंदुलकर। उनका सिर्फ एक ही एम था कि भाई हम यहाँ पे मस्ती करने नहीं आए, भले ही हम रिटायर हो गए हैं, भले ही हमारा सब कुछ खत्म है, लेकिन हमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो जो फैंस आए हुए हैं उनको पूरी तरह से इज्जत देनी है। अब इज्जत किस तरह से देंगे? हम अपनी पूरी 100% एबिलिटी के साथ जान लगाएंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है ना कि अगर करियर किसी का खत्म हो गया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, यहाँ पे रिटायर प्लेयर लोगों को देखने के लिए लोग सिर्फ ऐसे ही मजे करने आते हैं, लेकिन नहीं। सचिन पाजी का पहली मीटिंग में यही हमारे लिए एडवाइस था कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग आए, हमें एक तो फैंस को इज्जत करनी है, कंट्री का नाम लिखा हुआ है इंडिया लेजेंड, वहां पे हमको रिस्पेक्ट देना और पूरी जान लगानी है। अगर नहीं करेंगे वैसा, तो खेलने का कोई मतलब नहीं है। और ये कोई इंटरनेशनल मैच Recording भी in नहीं है, progress. ये सिर्फ रिटायर प्लेयर की लीग्स थी। तो वहां पे वो जो उनका एटीट्यूड है वो सामने आता है। तो चाहे कोई आपको देखे, चाहे आपको कोई आपको नहीं देखे, आपका एटीट्यूड अपने काम की तरफ, उस चीज की तरफ जिसने आपको बहुत इज्जत, कामयाबी, शोहरत, पैसा सब कुछ दिया है, उसकी तरफ आपका एटीट्यूड रोज द रोज कैसा होता है, आपकी कामयाबी की कहानी वही लिखेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आज के जो हमारे सवाल जवाब होंगे, मेरी लाइफ की भी तरफ थोड़ी सी रुख की जाएगी, जहां पे मैं कुछ सीखा हूं और आपके सामने आज खड़ा हुआ हूं, और कुछ आपके सामने बोल पाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात, अ, यहाँ पे एक इंग्लिश स्पीकिंग के कोच थे, आई थिंक शायद आप ही थे, आपने बात की। आज मैं थोड़ी बहुत अपनी टूटी फूटी जुबान इंग्लिश में भी कमेंट्री कर लेता हूँ। मैं सिर्फ गुजराती में पढ़ाई की है, मैंने सिर्फ गुजराती में पढ़ाई की है। मैं ऑयल पंड्या हाई स्कूल में पढ़ा था, मैं एच वी श्रॉफ हाई स्कूल में 1 साल पढ़ा हूँ, और फिर 8 टू 10 स्टैंडर्ड में मैं एमईएस हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। वो सिर्फ गुजराती मीडियम थी, वहां पे इंग्लिश का जो लोअर लेवल सब्जेक्ट होता था वो एक होता था सिर्फ,
बाकी हर कोई सब्जेक्ट गुजराती में होते थे। लेकिन आज अगर मुझे रवि शास्त्री के बगल में खड़े होने के बावजूद अगर इंग्लिश में बात करना है, मैं बिना डरे, बिना झिझके मैं बात करूंगा। वो सिर्फ वो सिर्फ इसलिए कर पाता हूं मैं कि मैं गलती से कभी नहीं डरता हूं। मैं जानता हूं मेरी ग्रामर उतना पुख्ता नहीं है इंग्लिश में जब बात करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास उतना बेस नहीं है पढ़ाई का, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मेरे क्रिकेट का नॉलेज। इसी वजह से इसी वजह से अगर मुझे पता है कि अगर कितने मिलियन लोग भी लाइव देख रहे हैं, अगर मैं हॉटस्टार पे कमेंट्री कर रहा हूं या शो कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत क्लियर हूं। और इसीलिए अगर आपको अगर आगे बढ़ना है किसी भी चीज में, जो भी काम आप करते हैं, चाहे आगे जाके कोई भी आपको बिजनेस करना है, या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या आप फाइनेंस में, मैं फाइनेंस के काफी सारे बंदों को भी आज मिला, अगर आपके पास नॉलेज और आपके पास आपकी जुबान का बेस है, तो स्काई इज द लिमिट गाइस, स्काई इज द लिमिट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो गाइस, अभी तक आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद यही करूंगा कि आने वाला जो वक्त है, जो अभी छोटा सा सेशन रहेगा, बेझिझक मुझे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अगर ज्यादा ऐसा करोगे ना, यहीं पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दूंगा। फिर तो लोग पागल हो जाएंगे। जय। Make some noise, ladies and gentlemen. Recording in progress. आपसे पूछने के लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हो और वो भी उस लेवल पे, और आपको तो 2007 की T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें आप मैन ऑफ द मैच भी थे, तो उस लेवल पे जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, व्हाट इज द प्रेशर एंड आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं? सी, जैसे मैंने वो जहन वाली बात की, तो सबसे पहली बार जब मैंने ये नज़ारा देखा था, जब मैं इंडिया के लिए खेला, एडलेट का मैदान था, तो वहाँ पे बहुत सारे फैंस को मैंने इकट्ठा होते हुए देखा, पूरा मैदान भरा हुआ था, और मैं ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने खेल रहा हूँ, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त बड़ी खतरनाक थी। ये जितने भी हमारे फैंस बैठे, अगर वो दौर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मालूम होगा, तो बताएंगे कि एक से एक खतरनाक क्रिकेटर होते थे वहां पे। मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, एक से बढ़कर एक नाम। और ग्रेट शेन वॉन भी उस वक्त खेला करते थे, मैकग्राथ, ब्रेटली, और वो चैंपियन टीम हुआ करती थी। इसी वजह से 99, 2003, 2007 तीनों तीन विश्व कप उनके नाम पे थे, और दबदबा उन्होंने बना के रखा था। उनके सामने मैं खेल रहा हूँ, 19 साल का बच्चा हूँ, और ये जब मैदान में ऐसा देखता था ना, तो यहाँ पे अभी कुछ हजार लोग हैं, वहाँ पे लगभग आपको 40 से 50,000 लोग आपको नजर आते हैं। और वो फैंस जब चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि ये जो एनर्जी है ना, स्पेशली हमारे भारतीय फैंस की, ये हमारी ताकत है। देखिए वो, और इस बात को मैं बहुत अपने जहन में बहुत क्लियर मानता हूँ, बहुत यकीन के साथ कहता हूँ, और उससे पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि ये हमारे 12th मैन है। अगर ये हमारे 12th मैन नहीं है, तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट खेलना और क्रिकेट के इतना ऊपर रखना। क्योंकि जब कोविड का वक्त था, तो ये सारे फैंस नजर नहीं आते थे मैदान में, राइट। बहुत खाली सा लगता था। वो बिना म्यूजिक की शादी नजर आती थी। तो देखिए, वो शादी में म्यूजिक ना हो, ढोल ना हो, दूल्हा घोड़ी ना चढ़े, तो मजा नहीं आता। तो बिल्कुल वैसा ही था कि वो हमें मजा नहीं आता था और बहुत मिस करते थे।
मैं ये यकीन मानता हूं कि अगर आपने जो एनर्जी है, देखिए वो एनर्जी तो कुछ भी होती है ना। जब आप मैदान में होते हैं तो कई इंडियन फैन होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैंने बात की, कई ऑस्ट्रेलियन फैंस होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव बात भी करते हैं अगर उनकी टीम अच्छा नहीं खेलती। लेकिन उस एनर्जी को आपको तब्दील करना है नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में। अब वो एक तो ये बात करना है कि चाहे कुछ भी करके जहन में आपको वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाना है। ये आसान काम नहीं है, लेकिन आप फैन से डरते क्यों हो? अगर आवाज होता है तो डरते क्यों? डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो बैठे बैठे आवाज करेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो आपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना दिया जहनी तौर पे, एक लेयर बना दी कि ये वहीं पे बैठ के जो भी करना है उन्हें, चाहे वो आवाज करेंगे, चाहे गुस्सा करेंगे, चाहे प्यार करेंगे, वो उधर से ही होंगे। अगर आपने वो लेयर बना दी तो फिर आपके लिए वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने में कोई नहीं रोक सकता। और फिर जो असली करिश्मा होता है उसके बाद ही होता है। फिर आपको यही करना है, यार ये जो शोर हो रहा है ना, चाहे अच्छा शोर हो रहा है या बुरा शोर हो रहा है, ये सिर्फ मेरी तारीफ के लिए हो रहा है, तो फिर आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन इसी वजह से मुझे एक किस्सा याद आया जहां पे आ, लोग न्यूज देखते थे। आप पुरानी बात कर रहा हूं मैं, करीबन 2004-5 एक शो आता था। उस शो का मैं नाम लूंगा अभी, मैच के मुजरिम। किसको याद है? अच्छा, रेयरली किसी को याद होगा, क्योंकि वो जमाने में तब एक शो चला था कि मैच के मुजरिम। होता क्या था, मैच हुई, मैच खत्म हुई, अगर मैच हारी तो जो दूसरी टीम है उसके मैच के मुजरिम कौन है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता था। और अगर गलती से भारत हार गई तो फिर डिस्कस किया जाता था कि भाई आज भारत के मुजरिम कौन है। ये शो में बाकायदा बात होती थी। तो मुझे याद है एक पाकिस्तान के सामने मुकाबला था, रांची में मुकाबला था, जहां पे मैंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, बहुत मार पड़ी थी। वहां पे मैं बाउंड्री लाइन पे मार खाने के बाद गया तो पीछे से 4 लोग चिल्ला रहे थे, आज का मैच का मुजरिम इरफान पठान। तो ये, अब वहां पे उस वक्त बड़ा गुस्सा आया मुझे कि भाई मैं कोई जानबूझ के थोड़ी हार रहा हूँ, कोई जानबूझ के थोड़ी मार खा रहा हूँ। कौन चाहेगा कि भाई 40-50 हजार लोगों के सामने आप बस मार खा रहे हो, चौके छक्के खा रहे हो, बिकॉज ये तो ना तो कोई आउट होना चाहता है ना तो कोई मार खाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप हारना तो नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत बुरा लगा। उसके बाद जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया वापस, बहुत निराश था, बहुत उदास था। फिर मैं 1-2 मैच नहीं खेला। और उसके बाद एक और सीरीज थी, तो उसके बीच में मेरे पास 2 महीने का वक्त था। वहां पे स्पेसिफिकली रोज मैं सुबह उठता था, चाहे वो 5 मिनट हो, अब लोग उसे मेडिटेशन कहते हैं, पर मैं अपनी आंख बंद करता था और मैं अपने जहन में एक गेम खेलता था कि मैं बॉल डाल रहा हूं, चाहे विकेट मिले चाहे मुझे मार पड़े। मैं नॉइज क्रिएट करता था अपने जहन में कि भाई ये नॉइज आ रहा है लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये करीबन मैंने 2 महीना गया और उसके बाद जब मैं सीरीज खेला, वो चीज को मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा रखा कि चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, कभी भी वो नेगेटिव एनर्जी मुझे परेशान नहीं करेगी। इनफैक्ट आपके एक बार जोरदार ताली हो जाए। ऑसम। जब हमने अनाउंसमेंट करा था आपके आने का, उससे पहले जो एक मेरा सेशन था उसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा एनर्जी दोगे। कि हम एनर्जी दे रहे हैं यार जो लोग मेरे लिए तारीफ कर रहे हैं, या मैं जो 2-4 लोग हैं जो नेगेटिव हो रहे हैं अगर मैं उसके लिए, तो उसी में एक क्वेश्चन है, लेट्स टेक यू डाउन द मेमोरी लेन 20 साल पहले जब आप पहली बार ग्राउंड पे गए। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हुए हैं जो अभी बिगिनर है अपनी जर्नी में, तो वो आपको उस समय ओवरवेलमिंग तो लगा होगा। सिर्फ बिगिनर नहीं है, आने वाले वक्त के हो सकता है Success story. सुपरस्टार हो, सुपरस्टार्स में यकीनन। किसी को नहीं पता। या, क्योंकि जब शुरुआत होती है ना भाई, या, तब नहीं पता होता है कि Exactly. जर्नी कहाँ पे जाके खत्म होगी। कभी ना कभी सचिन तेंदुलकर ने भी तो शुरुआत की थी ना। सो जब आप पहली बार ग्राउंड में गए तो बहुत ही ओवरवेलमिंग सा लगा होगा, इतने सारे लोग, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उस समय पे आपको क्या था कि यार हाउ डिड यू टेम योर माइंड कि नहीं फोकस यहीं पे रखना है, ये गेम अगर मैं खेलूंगा तो मैं अपने आप बड़ा बनता चला जाऊंगा। मेरा डेब्यू याद दिला दिया यार कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हुआ, मुझे याद है मेरा नाम चल रहा था, मैं लगभग फर्स्ट क्लास 100 विकेट के करीब आ चुका था। लेकिन मैं जब अंडर 19 गया, पाकिस्तान के सामने मैच किया, वहां पे पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेला, बांग्लादेश के सामने मैंने 9 विकेट निकाली, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उस वक्त।
वो काफी सालों तक एक ही इनिंग में 9 विकेट लेने का वनडे मैच में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो उसके बाद मेरा नाम और चल गया और ऐसा था कि लड़का अभी खेलने ही वाला है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने ही वाला है। उसके बाद मैं इंडिया आया, फर्स्ट क्लास मैच खेला और शाम को सिलेक्शन था। करीबन 10:30 को मैच खत्म हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। उसके बाद सिलेक्शन उसके बाद शुरू हुआ। अब मुझे लगभग 6 बजे से पहले उठना था क्योंकि अगले दिन मैच था, तो मैं सो गया। अचानक से पटाखों की आवाज़ हुई, मैं डर के उठा 1 घंटे के बाद, और दोस्त आए, फैमिली ने कहा कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला था। उसके बाद मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और मुझे याद है एडलेड का वो मैदान जहाँ पे सौरव गांगुली उस वक्त के हमारे कैप्टन, वो आए, वो कहे कि पैट्सी तू शायद खेलेगा रे, तैयार रहना। उनका तरीका था बात करने का, वो पैट्सी बुलाते थे मुझे, और उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया। जो प्रेशर की आप बात करते हैं वो किस तरह से हैंडल उन्होंने करवाया, मुझे बोल दिया। और एक दिन पहले भी बोला कि पैट्सी तू कल खेल रहा है। मैं तैयारी किया तो मुझे और वक्त मिला। अगले दिन सुबह उठा, आई वॉज वेरी क्लियर, नींद मुझे कम आई थी। जब मैदान में पहुंचा तो वार्म अप के वक्त सौरव गांगुली ने मुझे कहा, क्योंकि मैं नया बॉल डालता था, गांगुली ने बोला इरफान पैट्सी तू फर्स्ट चेंज डालेगा। मैं बोला ठीक है फर्स्ट चेंज डालेंगे। बोले तेरे को थोड़ा और वक्त मिल जाएगा देखने का कि बैट्समैन क्या कर रहा है, पिच क्या कर रही है। और जैसे ही वार्म अप करके अंदर गया, पैट्सी तू डाल रहे, मैं पहला बॉल मैं डाल रहा हूं, मैं पहली बॉल डाल रहा हूं। तो मेरा वो जो सोचने का जो वक्त था उन्होंने वो काट दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को तैयार करूंगा, प्लान बनाऊंगा, ऐसे बॉल डालूंगा। वो जैसे ही अंदर के बॉल दे दिया कि तू डाल, तो मेरे हाथ में बॉल और मैं देख रहा हूँ दादा को। मैं कहा दादा आपने तो कुछ और बोला था, तू डाल। सो बेसिकली उनका ये तरीका था हैंडल करने का कि अगर ये लड़का बहुत ज्यादा सोचेगा तो शायद चीजें और खराब करेगा। मैं गया, मेरी जो ताकत थी, बॉल को स्विंग कराना। उन्हें पता था कि इसको फर्स्ट चेंज नहीं दूंगा, मैं इसको नया बॉल ही दूंगा, लेकिन मुझे कहा नहीं 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 तू पुराना बॉल डालेगा। मैं गया, नया बॉल से स्टार्ट किया, और उस वक्त का आईसीसी का टॉप बल्लेबाज मैथ्यू हेडन, उसकी मेरी पहली विकेट थी। वो आई वो नए बॉल से, और यकीन मानिए ये दादा ने जानबूझ के किया ताकि एक 19 साल का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जाके परेशान ना हो, और उसे मैनेज किया। तो मोर देन मी मैनेजिंग माई सेल्फ, माई कैप्टन मैनेज मी रियली वेल। सो उनका शुक्रिया। आपने जो चीज बोली ना, मतलब ये मेरे दिल को इतना ज्यादा छुई है, बिकॉज आई प्ले द रोल ऑफ अ मेंटोर। आपको 20 साल पहले की बात आज भी याद है, तो दैट गोज ऑन टू शो कि मेंटोरिंग इज लाइक सच एन इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पर्सन जर्नी। मेरे को आज के जमाने में मेरे हिसाब से मेंटोरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, द लेवल ऑफ कंपटीशन कंपेयर टू व्हाट इट वाज 10 years ago, इट्स इट्स अ डिफरेंस ऑफ बिटवीन चॉक एंड चीज। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, आज इतना कंपटीशन है हर फील्ड में, हर जगह पे। चाहे आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, चाहे आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए। पहले सिर्फ एक ही सिनेमा हुआ करता था, अभी ओटीटी आ गई है। पहले सिर्फ एक इंडियन टीम हुआ करती थी, अभी आईपीएल आ गई है। तो आप यकीन मानिए जहाँ पे सिर्फ 15 हीरो हुआ करते थे, अब आपको 8 आईपीएल टीम मिलेगी, फिर 10 आईपीएल टीम मिल रही है, अभी फिर 12 आईपीएल टीम मिलेगी। मतलब कंपटीशन लेवल बढ़ गया। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपके पास अच्छा मेंटोर हो, वो आपको रास्ता दिखाएगा कि भाई कंपटीशन बड़ा है, लेकिन ये भी तो देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो आई जेन्युइनली वांट टू नो व्हाट इज इरफान्स वे ऑफ मेंटोरिंग, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने, उमरान मलिक, इनफैक्ट मैंने भी वो स्टोरी पढ़ी थी दीपक हुडा वाली, वो बीच में काफ़ी डाउन हो गए थे, फिर आपने यूसुफ सर ने साथ मिलके उनका काफ़ी वर्क अपॉन कराया, और अब जो उनका कमबैक हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। सो व्हाट इज योर वे ऑफ मेंटोरिंग? सो देयर शुड नॉट बी वन वे ऑफ मेंटोरिंग। सो जैसे आप दोनों भाई हैं, आप भले ही दोनों भाई हैं, लेकिन आपके सोचने का दोनों का तरीका अलग है। ये बात पक्की है। सो मेंटोर को सबसे पहले तो ये जानना है कि मेरा जो बच्चा है जिसको मैं सिखा रहा हूं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी ताकत और उसकी वीकनेस क्या है। अब
हर मर्ज की दवा अलग होती है। सर दर्द की दवा अलग, पेट दर्द की दवा अलग, सबकी दवा अलग होती है। फीवर की दवा अलग होती है। फीवर की दवाई सर दर्द की दवाई में काम नहीं करेगी। आप हर किसी को एक दवाई नहीं दे सकते। तो मेंटोर को सबसे पहले ये जानना कि भाई जो मेरा बच्चा है, जो मेरा शिष्य है, स्टूडेंट है जो मेरा, उसको उसको मैं किस तरह से उसके मैक्सिमम आउटपुट लेके आ जाऊं। दीपक हुडा की आपने बात की। दीपक हुडा भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ, बहुत सालों से मैंने उन्हें फॉलो किया था, और जब 2 साल पहले आए थे मुझे कि भाई मुझे एक मेंटोर की तलाश है, आप दोनों भाई हमें हेल्प करिए। एंड ऑब्वियसली वी वेरी रेडी टू हेल्प। हमने उनके, चाहे वो क्रिकेट की टेक्निक की बात करें या अ, ज़हनी तौर पे उनको पुख्ता करने की बात करें, वो सारी चीज़ हमने पूरी जान लगाई, उसमें बेहतर करने की उन्हें कोशिश की। और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि वो लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होती है। अ, मैं उमरान मलिक की भी बात करूंगा, लेकिन मुझे याद है एक हादसा हुआ था जहाँ पे दीपक हुडा के साथ जो मुश्किलात पेश आई थी, जहाँ पे उन्हें बड़ौदा टीम से निकाला गया था। कुछ अनफोर्सीन इंसिडेंट जो कुणाल पंड्या के साथ हुआ था। खैर वो दोनों अब आगे बढ़ गए, वो किससे कुछ पीछे छोड़ के, विच इज़ वेरी गुड थिंग, दिस इज़ व्हाट इट शुड बी। लेकिन जब ये हादसा हुआ था, जब वो पूरी तरह से डाउन थे, और जब ऐसा हादसा होता है कि भाई आप टीम के वाइस कैप्टन होते हो किसी भी टीम के, और अगले दिन जब मैच होने वाला है उसकी शाम को, ना तो आप वाइस कैप्टन है, ना तो 11 का हिस्सा है, ना तो आप 15 स्क्वाड का हिस्सा है, तो आपके जहन में क्या बीतेगी? आपको कुछ करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खेलने जाने वाले थे, आप लीडर हैं और आप टीम से बाहर हैं। बिल्कुल दीपक के साथ वही हुआ। लेकिन मैं अपनी मूवी की शूट कर रहा था, चेन्नई में था जब ये हादसा हो रहा था। मेरी एक दिन की मैंने शूट रोकी, बाकायदा मैं अगले दिन बड़ौदा पहुंचा। उस एक दिन मैंने दीपक के साथ बात की। उसके अगले दिन जब ये हादसा हुआ, उसके दूसरे दिन उसे हमने 3 घंटा प्रैक्टिस करवाई। 3 घंटा बाकायदा प्रैक्टिस करवाई। इस और ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, ये यहाँ पे स्टेज पे बैठ के ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप, अगर आपके पास कोई फेलियर हुआ है और उसके बाद आपको जाके, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया जहां पे आपको लगा कि यार ये तो कमाल का वीडियो है, लेकिन उसके कोई व्यूज नहीं आए, उसके बाद अगले दिन फिर दूसरा वीडियो बनाना उसी शिद्दत के साथ, वही तो असली ताकत है। सो सिमिलरली, आपकी जिंदगी में कोई भी फेलियर आया, उसके बाद आपको जाके वही प्रोसेस को फॉलो करना। सुबह उठे, गए प्रैक्टिस आपने की, और आपने वो जहन पूरी तरह से लगाया, यहाँ पे कवर ड्राइव मारा, यहाँ पे स्क्वायर कट मारा। तो 3 घंटे हमारा काम था, मेरा और मेरे भाई का। हमने नेट बॉलर बुलाए थे, हमने पिच तैयार की, और उसके बाद प्रैक्टिस किया, और उसके उसको सिर्फ यही एहसास दिलाया, वो जो मैचेस में खेलना, परफॉर्म करना, वाइस कैप्टन होना, वो एम नहीं है। एम ये है रोज प्रैक्टिस करना और अपने आप को बेहतर करना। क्या दीपक हुडा वो ऑफसाइड की बॉल को कवर्स के ऊपर चौका मार पाएगा जहां पे उसको बेहतर होना है? वही तो बेहतर होना है। तो रोजमर्रा उसके साथ रह के लगभग 2 महीने के साथ प्रैक्टिस की। फिर वो दिल्ली थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे गया। वहां पे फिर उसे अगली राजस्थान की टीम मिली फर्स्ट क्लास के लिए। बाकायदा पीछे से मैं जितना भी हो सकता था, जहाँ पे चाहे वो तब किंग्स इलेवन पंजाब के ओनर जो हमारी दोस्त भी रिप्रेजेंट था, उनसे बात करना कि उन्हें भी पता है कि क्या हो रहा है। थोड़ी बहुत हमारे बड़े पोजीशन में दोस्त थे, उनसे बात करना कि भाई लड़का ये हुआ है। यहाँ पे बेसिकली ये बात दीपक को नहीं पता, लेकिन पीछे से सारा सब कुछ संभालना, वो सारी चीजें करना, और फिर लड़के का सिर्फ ध्यान रखवाना फोकस पे, वो एक हमारी जिम्मेदारी थी। और लगभग हमें 1.5 साल की मेहनत लगी, और वो 1.5 साल में ना तो उसे बहुत बड़ी आईपीएल टीम भी एक और बार मिली, और वो सिर्फ सबसे बड़े एम जो था उसका, इंडिया को खेलना, वो 26 साल की उम्र में खेल भी गया। तो ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। और और दूसरी बात, जो इमरान उमरान मलिक का जो फास्ट बॉलिंग सेंसेशन आपको नजर आता है, जो हमारे मुल्क के लिए एक बड़े खुशी की बात है, बड़े प्राउड फीलिंग है, क्योंकि हमारे पास 150 किलोमीटर डालने वाला बॉलर ये है। देख के मजा आ जाता है, वो 155 बिल्कुल। तो वहां पे अब मैं स्विंग बॉलर था, पर वो फास्ट बॉलर है। तो मैं उसको वो चीज सिखाऊंगा जो उसके लिए बेहतर है, ना कि जो मैं जानता था। तो एज ए मेंटोर मेरा काम है कि भाई तू तेज डाल। अब वो तेज डालने के साथ साथ थोड़ी टेक्निक पे काम करके हम उसे बेहतर करवाएंगे। तो यही हमारा एम है। तो मेंटोर का जो आपने सवाल पूछा, तो मेंटोर का काम यही है कि जो बंदा, जो स्टूडेंट आपका है, उसकी कमजोरी और ताकत को जाने, सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उसे बेहतर करने की कोशिश करें। मैंने एक चीज तो नोटिस करी है, जब से आप आए हैं
आपको जितना मजा क्रिकेट में आता है आपको उतना ही मजा बोलने में भी आता है, ये तो बात फैक्ट है। सिद्धू सर की बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे घर में सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ। हमारे एमबीए डेज में ना आई नरेटेड दैट इंसिडेंट आल्सो। हाँ। एक मेरे दोस्त हैं, तो वो एक दिन मेरे को ना ऐसे ऐसे उंगली करने में लग रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो मुझे बोल रहा था मैं ना पॉज बटन ढूंढ रहा हूँ कि तू शांत होता कहाँ से है वहाँ पे? नहीं, अगर यहाँ पे जितने भी हमारे फ्यूचर सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, अगर वो कहें कि आप पॉज बटन दबा दो खामोश हो जाओ, मैं अभी खामोश हो जाऊंगा। नहीं नहीं, उनको उसमें- बहुत मजा आ रहा है आपकी बात सुनने में। सुना ही नहीं दिया। तो अभी जैसे बहुत सारे जो लोग जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही होती है इंटरनेट के ऊपर, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ एक चीज पे फोकस करो, वो बाद में आएगा। अब जैसे आप मूवीज भी कर रहे हैं, आपका क्रिकेट अकेडमी भी है, मैं देख रहा था आप बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे थे अकेडमी में, आपका वीडियो भी देखा था, आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, ये सब चीजें बाद में हो रही है, पहले सिर्फ एक चीज पे फोकस। बहुत बढ़िया बात की आपने, क्योंकि ये चीज मैं रेगुलर जब मैं कोचिंग करता हूँ पर्सनल लेवल पे, वो हमारे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। मैं चाहे वो मेरी एकेडमीज में जब मैं जाता हूँ, या फिर जो मेरे साथ 6-7 लड़के जो मेरे साथ काम करते हैं रेगुलर, मैं उनके साथ यही बात करता हूँ कि कोई भी चीज पे काम कर रहे हो, जैसे कोई बॉलर है, उसका आउटस्विंग हो रहा है, उसका नेचुरल है, लेकिन उसको इनस्विंग नहीं आता है। तो अब वो इनस्विंग लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ लगातार इनस्विंग डालना पड़ेगा। खैर वो टेक्निक की बात, कि कौन सी उंगली को बॉल पे ज्यादा प्रेस करना है, हाथ कहाँ से आना है, रनअप का एंगल कौन सा है, वो मेरा काम है, मैं उन्हें बताऊंगा। लेकिन उसी के पीछे जाना वो प्लेयर की जिम्मेदारी, उसका रीजन है कि अगर किसी ने आउटस्विंग डाला है पूरी जिंदगी भर, तो आउटस्विंग के लिए उसने लगभग हजारों बॉल डाले होंगे। वो आएगा, उसकी जिस तरह से एक्शन है, वो एक्शन पे बॉल डालेगा और वो नेचुरली उसका रहेगा और वो आउटस्विंग होगा। और वो उसका इस तरह से मैकेनिज्म बन जाता है कि वो अगर नींद से उठ के भी आएगा, इफ ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड इफ ही बोल्स आउटस्विंग, ही विल बोल आउटस्विंग, बिकॉज दैट्स नेचुरल टू हिम। अब इफ ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, कोई नई चीज करेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसे? अब वो हजार बॉल कहाँ, और करीबन 1 या 2 दिन में वो कैसे उसे काउंटर कर पाएगा कि कुछ नई चीज सीखे? बहुत मुश्किल है। तो अगर आप कोई चीज नहीं सीख रहे, या किसी चीज में आपको बेहतरी करनी है, कम से कम उसको आपको 7 दिन, 8 सेशन, 9 सेशन, 10 सेशन आपको देने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो बॉडी है बतौर बॉलर और आपका जो जहन है वो सिंक्रनाइज हो। क्योंकि बॉडी और जहन सिंक्रनाइज होना, ताकि अंडर प्रेशर जब आप मैच में डालें, जहां पे आपको नो बॉल भी नहीं डालना है, जहां पे आपके सामने बैट्समैन भी है, जहां पे आपको पता है कि अगर ये बॉल अंदर नहीं आया तो आपको मार भी पड़ सकती है, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कई सेशन उसको देने पड़ेंगे। इसी वजह से, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो कोचिंग में भी आपने जो इंफॉर्मेशन बात की, चाहे आपने फाइनेंस की बात की, चाहे आपने कोचिंग की बात की, सिमिलरली क्रिकेटरों के पास भी बहुत ज्यादा अब एक्सपोजर आ गए हैं। शोज देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, कई बॉलर, कई कोचेज होते हैं, वो अलग अलग चीजें बताते हैं। अब उसको लेने की वो कोशिश करते हैं, और कई बार हमारे यंग क्रिकेटर चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को, तो आप अपने आप से आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो चीजों को सिंपल रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं एक और दुनिया के और भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का, कि वो अंडर प्रेशर चीजों को बहुत सिंपल रखते थे। मिसबाउल हक के सामने ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को लगाना या जोगिंदर शर्मा को लगाना, चीजों को सिंपल कर दिया उन्होंने कि यार हरभजन को 3 छक्के मार दिए मिसबा ने, तो मैं हरभजन की तरफ नहीं जा सकता, वर्ल्ड कप का फाइनल भले ही क्यों ना हो, मैं जोगिंदर शर्मा की तरफ जाऊंगा। और क्या हुआ? हम वर्ल्ड कप जीत गए। सो और ये वो उन्होंने एक बार नहीं किया, उन्होंने कई बार किया है। जब भी प्रेशर आया एकदम काम रहे, और चीजों को क्या किया, बहुत सिंपल कर दिया। तो इसी वजह से जब कोई चीज आप नहीं सीखते हो, या आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात आती है, कोशिश करिएगा जो ये मुश्किल काम है अंडर प्रेशर, चीजों को सिंपल रखना। एक हाँ हाँ इट इज। एक चीज जैसे व्हेन आई ट्रेन माय मेंटीज कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो उनको मैं ट्रेनिंग ये देता हूँ, डू इट विद डिस्ट्रैक्शंस।
कि किसी को बताओ मत, एकदम से आपके घर वाले अंदर आ गए, किसी ने बेल बजा दिया, कोई और डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो नॉर्मल कंडीशंस में तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर हम आपको बिठा के ही रखना चाहते हैं, लेकिन जाने का टाइम हो रहा है। एक फाइनल मैसेज जो आपकी तरफ से आप लोगों को देना चाहेंगे। अब फाइनल मैसेज तो वो मैं जाने से पहले दूंगा, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल यू नो वेरी वेलकम, यू कैन आस्क। एक रैपिड फायर क्वेश्चन। एक पहले ऑडियंस का भी फेवरेट सवाल ले लेते हैं। कैप्टन, सब जानना चाहते होंगे आपके फेवरेट कैप्टन। देखिए अरे मुझसे पूछा है। देखिए, धोनी का नाम लिया वहां पे, वो हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, भारत के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं। लेकिन आपने पसंद की बात की, देखिए आपका जो पहला कप्तान होता है ना, वो आपका सबसे पसंदीदा कप्तान होता है, क्योंकि क्योंकि उसके अंडर ही तो आप आगे बढ़ते हो। देखिए वो दोस्ती होना धोनी के साथ, या राहुल द्रविड़ के कप्तानी के अंदर खेलना, जो मुझे लगता था बहुत अच्छे कप्तान थे। गौतम गंभीर मुझे लगता है कि वो ज्यादा कप्तानी नहीं की उन्होंने, लेकिन वो बहुत अच्छे कप्तान थे। अनिल कुंबले, आई थिंक अनिल कुंबले अनफॉर्चुनेटली ज्यादा कप्तानी नहीं की भारत की, लेकिन वो बहुत स्मार्ट कैप्टन थे। लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट हमेशा दादा रहेंगे। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। नहीं, आप नहीं पूछेंगे, आप टीम मेंबर हैं। यहाँ पे कोई एनीबडी हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन हियर? ओके, उमेश। Check. सबसे पहले it's a pleasure to have Irfan Pathan over here. So guys, please a huge round of applause Thank you. for Mr. Irfan Pathan. थैंक यू उमेश। इरफान भाई, एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। 2006 में हमारी सबसे बड़ी राइवल पाकिस्तान, उसके खिलाफ आपने जब हैट्रिक लिया, उनके टॉप ऑर्डर को एक के बाद जब आपने उड़ा दिया, तो वो फीलिंग कैसी थी? वो फीलिंग आप हमें सरपास कीजिए। आपने ये अल्फाज का बहुत जिक्र सुना होगा, यार ये सातवें आसमान पे बैठा है। ये आपने बातें सुनी होगी। मुझे उस वक्त और जब मैंने पाकिस्तान के सामने 3 विकेट ली थी वर्ल्ड कप फाइनल में, और मैं मैन ऑफ द मैच बना था, और भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, ये 2 बार ऐसा हुआ था, जेन्युइनली मुझे लगा कि मैं सातवें आसमान पे बैठा हूं। सो और जब आप ये बात करते हैं, जब वो हैट्रिक की बात होती है, आप अगर थोड़ा स्टार्ट निकालेंगे ना, तो उसमें लगभग 20,000 रन थे, 20,000 इंटरनेशनल रन थे वो तीन विकेटों में। वो एक्चुअली कभी बहुत ज्यादा वक्त ऐसा होता नहीं है कि आपने 3 बॉल में 3 विकेट निकाली, हैट्रिक निकाली। और हैट्रिक में वो तीन बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत रन बनाए, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, यूनुस खान हो। यूनुस खान का तो करियर ऐसे खत्म हुआ जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना के खत्म किया, और सलमान बट, ये तीनों ने बहुत रन बनाए, खास करके यूसुफ और यूनुस खान ने। तो वो जब फील थी मेरी, मैं उस मैच से पहले बहुत प्रेशर में था, क्योंकि 2 मैच में सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको मार पड़ रही थी। शोएब अख्तर को भी मार पड़ रही थी, हमारे जहीर खान को भी मार पड़ रही थी, आरपी सिंह को, सबको मार पड़ रही थी, क्योंकि विकेट ही ऐसी बनाई थी, 500 रन बनाए थे। तब ये मौका मिल गया था, और तब ये सवाल बाकायदा उठ रहा था कि क्या इरफान पठान खत्म है। और वो जब ये सवाल उठा, उसके अगले दिन ही ये जवाब आया था कि भाई जिंदा भी है और हैट्रिक भी ले रहा है। लेकिन 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 आज तक जब भी मैं हैट्रिक के बारे में ज्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं जो प्राउड फील करता हूँ उस चीज के लिए जहां पे मैंने परफॉर्म किया हो और मेरा मुल्क जीता हो, तो वो 2007 में आ जाता है। तो मैं बहुत प्राउड से जब मैं बात करता हूँ, तो मैं हैट्रिक की बात कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा वो हुरूर से, सेल्फ रिस्पेक्ट से बात करता हूँ 2007 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच की। Thank you. We can take one question from here. Last question. Somebody over here. अच्छा, वो पीछे येलो वाले, चेतन नाम है उनका। हाँ जी चेतन। ऊपर से भी ले सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। हाँ, कोई नहीं, 2-3 सवाल का जवाब देंगे ना, क्या है, आए तो जवाब देंगे। हेलो, अभी आ रही है? सर 2 सवाल हैं।
पहला कि अभी चीजों मौका आया है तो चौका मार दो। अभी चीजों को सिंपल बनाने की बात चल रही थी और हाँ। आपने कहा कि मैच के अंडर धोनी चीजों को बहुत सिंपल बना देते थे, हम्म। बट टाइम इतना कम है, प्रेशर इतना ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा हैं, और इस सिचुएशन के बीच में चीजों को सिंपल कहना आसान है लेकिन वो बनती कैसे है, मतलब वो बहुत बहुत सिंपल कैसे हो जाएंगी। दूसरा सवाल सर, आप पहले सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। ठीक। रिजल्ट को दरकिनार कर दो। चीजों को सिंपल करने का सबसे बढ़िया तरीका है रिजल्ट को दरकिनार कर दो, रिजल्ट को छोड़ दो। देखिए वो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो आपका सवाल है कि भाई अगर वो धोनी ने जो चीजों को सिंपल करने के चक्कर में जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग नहीं दी होती तो क्या होता? हार जाते। यही होता ना भाई, हार जाते तो दूसरा मौका नहीं मिलता क्या? दूसरा अनफॉर्चुनेटली दूसरा मौका अभी तक हमें मिला नहीं है कि हम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि हम बहुत जल्दी जीते। लेकिन दूसरा मौका आता ना, आपको कैसे पता कि दूसरा मौका नहीं आएगा? आपको कैसे पता कि रिजल्ट नहीं आएगा? आपको नहीं पता है। अगले पल में क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। तो रिजल्ट की बात तो बहुत दूर है, छोड़ दीजिए उसको। तो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में कि अगर आपने जब आप डिसीजन लेते हैं मुश्किल समय में सिंपल चीजें रखते हैं, आपने ये छोड़ दिया कि यार ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर मैच हार गए तो क्या हुआ? भाई क्या होगा? जिंदगी और मौत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हार और जीत है। इसी वजह से आप चीजों को सिंपल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। दूसरा सवाल, बहुत बार बात होती है कि हम ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं और बाहर जो भी बातें हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और सारे लोग, हर जनरेशन की क्रिकेट टीम, चाहे वो सौरव गांगुली से लेकर आज विराट कोहली और अगर हार्दिक पांड्या भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सो दे ऑलवेज टेल मीडिया से कि आप लोग ये बातें कर रहे हो, हमें तो पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। सर ये कैसे मेंटेन होता है, मतलब हाउ कैन यू अवॉइड दिस नॉइज जब पूरी दुनिया और पूरी इंडिया ये बात कर रही है? झूठ बोलते हैं। पॉसिबल नहीं है। हम जब क्रिकेट खेला करते थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो सिर्फ आपको फेसबुक मिलता था, वो ऑर्कुट वगैरह वो सारी चीजें मिलती थी, और इंटरनेट भी इतना तेज नहीं था। अब बड़ा मुश्किल है। लेकिन तब हम क्या करते थे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बाकायदा 2003-4 में जॉन राइट ने ये रूल बनाया था, जिस होटल में हम जा रहे थे हमारे मैनेजर के थ्रू ये मैसेज पहुंचाया था कि ऑस्ट्रेलिया में जब तक हम हैं 2003-4 की सीरीज में, जहां पे भारत ने बहुत अच्छा खेला था, वो सीरीज हमने ड्रॉ की थी, स्टीव वॉ की लास्ट टेस्ट सीरीज थी, और बहुत वक्त के बाद ऑस्ट्रेलिया के फैंस बड़े खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को टक्कर देने वाली कोई टीम आई है, वो है भारत की टीम। पर वहां पे जॉन राइट ने बाकायदा सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, प्लेयर्स को भी और होटल्स को भी, मैनेजर के थ्रू, कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं डालेगा किसी भी की प्लेयर के रूम में। तो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, क्योंकि वहां पे क्या होता था कि न्यूज़पेपर में पहले से ही बहुत ज्यादा माहौल बनता था कि इंडिया की टीम बहुत कमजोर है और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत है, और सचिन को इस तरह से आउट किया जाएगा, राहुल द्रविड़ को इस तरह से आउट किया जाएगा, इरफान पठान जैसे 19 साल के बच्चे को बहुत मारा जाएगा। तो वैसी बातें करते थे वो। तो हमने क्या किया, हमने वो शोरगुल सुनना ही बंद कर दिया। हमारा सिर्फ काम होता था न्यूज़पेपर से दूर रहना, और हमारी टीम में ही वो एक छोटा सा, ये जो बबल की बात हमने कोविड के वक्त से सुनी है ना, लेकिन हम बबल का इस्तेमाल 2003 से कर रहे हैं। तो हमने एक बबल बनाई हुई थी अपने तरफ कि हम किसी और को अपनी वो बबल के अंदर आने नहीं दे रहे थे। आजकल के जमाने में भाई वो ज्यादा मुश्किल है। अब वो ज्यादा मुश्किल है, अब उसका रास्ता अब हर प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा, किस तरह से उसका रास्ता ढूंढे। या तो मैच के एक दिन पहले और मैच के एक दिन बाद सोशल मीडिया को बिल्कुल ना दे, बिल्कुल तवज्जो ना दे, और मैनेजर्स को हैंडल करने दे सोशल मीडिया, और जितना ज्यादा फिल्टर आउट करने की जो अपनी सोच है वो लेके आए, वरना बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर कोई बात करता है, हर किसी का ओपिनियन है, और कई बार तो फेक अकाउंट से भी अपने ओपिनियंस लोग बनाते हैं, जिसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। तो उससे दूर रहना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि आप अगर खेल रहे हो, जब तक क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप जो भी फील्ड में हो, उस वक्त आप ये सोशल मीडिया से जितना ज्यादा दूर रहे, अगर आप किसी प्रोसेस की तरफ हो, तो आपके लिए मैनेज करना ज्यादा बेहतर है, तभी आप चीजों को सिंपल रख पाएंगे। ट्रू। ऊपर से भी लो, ऊपर से कोई अगर एक क्वेश्चन ऊपर से, आप ही पूछ लो भाई।
एक मिनट एक मिनट जी बोलिए। एक आपने बराबर फॉलो किया मुझे। अच्छा, और आपका परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़िया है, लगे रहिए। क्या नाम है आपका? गौरव आनंद जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे वो बात याद दिलाने के लिए जो मेरे वालिद साहब के भी बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मेरे वालिद जो एक आम इंसान, खैर मैं तो नहीं मानता कि बहुत आम इंसान है, बहुत खास इंसान है, आम इंसान जो एक फैन की तरह जिसने क्रिकेट देखा है, लेकिन उसको उसके बेटे के जरिए पाकिस्तान के महान क्रिकेटर को ताना देने का मौका मिला था। तो ये एक दिल को बड़ा सुकून वो बात देती है मुझे, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में भले ही वो अच्छा परफॉर्म करके आया इरफान पठान, लेकिन ऐसे बॉलर तो हमारे यहाँ गली गली में मौजूद है, तो हम तो उसको बहुत मारने वाले। अब हुआ ये भी कि जब मैं पाकिस्तान पहुंचा भी, पहली मैच में हमने बनाए, प्रैक्टिस मैच थी, पहली मैच में हमने बनाए 345। ये प्रैक्टिस मैच थी। ये प्रैक्टिस मैच के बारे में किसी को नहीं पता है। लाहौर के मैदान में मैच थी जो टीवी पे नहीं आ रही थी, जिसमें मैं भी था, नेहरा भी थे, बाकी गेंदबाज भी गेंदबाजी कर रहे थे, बालाजी थे, सबको मार पड़ी। इतनी मार पड़ी कि जब हमने 345 बनाए, पाकिस्तान की टीम जिसमें इमरान नजीर और बाकी लोग थे, उन्होंने 40 ओवर में 345 रन बना दिए। वो प्रैक्टिस मैच थी। अब उसमें हमें भी बहुत मार पड़ी। मैं फर्स्ट चेंज बॉल डाल रहा था और मैं थोड़ा सा उसमें मैं फीवर के साथ बॉलिंग कर रहा था, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है, फीवर नहीं होती तो भी मार पड़ती। खैर वो बात अलग है, क्योंकि उस दिन खराब बॉलिंग की थी मैंने। अब वो स्टेटमेंट देना, उसके बाद ये शुरुआत वैसा होना, ये आपका रियल टेस्ट है। क्योंकि अगर किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दिया और जाके आपने पहली मैच में आपने कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस कर दिया, फिर तो आसान है। लेकिन आप गए, उनकी ही डेन में गए, पाकिस्तान में गए, उनके कोच ने आपके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया और पहली मैच में आपने मार खाई। देख लो क्या हालत। और बच्चा अभी भी 19 साल का ही है, बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन ये बात मुझे याद है, मेरे वालिद को बड़ी बुरी लगी थी, बहुत बुरी लगी थी। क्योंकि देखिए, बाप का दिल तो बाप का दिल होता है। उन्होंने पेपर पढ़ा है, और वो जब पेपर पढ़ के जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, मैं पाकिस्तान जाने वाला था, वहां पे मुझे याद है, ये उस दिन की बात है जब हमारे यहाँ पे एक मंदिर बन रहा था, स्वामी नारायण का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर। वहां के पुजारी जी आए थे दो, मेरे वालिद साहब से मिलने, और मुझे और मेरे वालिद को इनवाइट करने आए थे कि आप भी आइए। और हम आके बैठ के बात कर रहे थे, तो उनके हाथ में वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरी जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया है वो शायद क्लिप है। अब वो क्लिप, वो जो कटिंग थी वो लेके अपने बिस्तर के पास उन्होंने रखी हुई थी, एक डब्बा है उसके अंदर। अब वो कटिंग थी जिसमें स्टेटमेंट था जावेद मियादाद का। अब उसको हाईलाइट किया जा रहा था। अब बाप का दिल, वो नाराज थे कि यार ये कैसे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आऊंगा मैच देखने। मैं बोला हाँ चलिए जरूर। तो मैं मेरे दोनों वालिदैन, मेरे माता पिता दोनों को लेके गया मैं पाकिस्तान। और हुआ ये कि हम दोनों वो सीरीज जीत गए, वनडे सीरीज भी जीते और हम टेस्ट सीरीज भी जीते। और जिसमें रब का शुक्र है कि वो पहली प्रैक्टिस मैच के बाद मैंने लगातार बढ़िया परफॉर्म किया। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी लोगों ने कहा कि जो तीसरी मैच में मुझे 3 विकेट मिली थी, मुझे मैन ऑफ द मैच मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो बात नहीं होती है। बात ये थी कि आप जीत गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और हुआ यूं कि वालिद साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इरफान मुझे जावेद मियादाद से मिलना है, तो मैनेजर को बुलाइए। वालिद साहब गए, लेके गए। मैंने बोला मुझे, क्योंकि मैं मेरे वालिद को जानता हूं, वो नहीं सुनते हमारी बात और खैर वैसे देखा जाए तो वालिद को बच्चे की बात सुननी भी नहीं चाहिए, तभी तो वालिद है। और वो गए, मैंने उनको समझाया कि देखिए कुछ मत बोलिएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलूंगा मैं। वो बाकायदा मुझे प्रॉमिस करके गए, और मुझे यकीन था मेरा प्रॉमिस टूटने वाला है उनका। वो गए, जाके जो भी मिलना था मिलके चले आए, और मुझे ये कहा कि इरफान मैंने तेरा काम कर लिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला था आपको, आप कह रहे हैं कि मैंने काम कर दिया। क्या बोला आपने? बोले नहीं,
मैं कुछ बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मैं गया, खड़े हो गए और कहा कि नहीं, मैं इरफान के लिए कुछ नहीं बोला था, मीडिया झूठ बोल रही है। ये उनके अल्फाज थे। तो खैर वो एक खुशनसीबी वाला पल था जहां पे कई ऐसे किस्से आए थे जहां पे मैंने मेरे वालिद साहब की चेस्ट को थोड़ा और चौड़ा किया था, और बहुत ज्यादा उनको वो गुरूर महसूस हुआ था कि मेरे बच्चे के बारे में जिसने बोला, उसकी टीम के सामने मेरे बच्चे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, तो मुझे आज उसके सामने जाके खड़े होने का और थोड़ी बात करने का मौका मिला। जब आपका काम लोगों से बातें कर रहा होता है ना, तो बातें बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है उसके बाद, पहले ही काम हो चुका था। बिल्कुल। एनीवन फ्रॉम टॉप? किसके बारे में? स्विंग का किंग। अच्छा, स्विंग का किंग। देखिए, जो स्विंग का किंग का खिताब है वो दिया तो आप लोगों ने ही है कि नहीं? ये फैंस नहीं दिया है, ये जो खिताब है फैंस ही देते हैं। देखिए, ये जब ये बात होती है कि भाई स्विंग का किंग, और हमारे पास एक ऐसा गेंदबाज आया है जो पहली 2-3 ओवर में विकेट निकालेगा ही निकालेगा, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा फील करता हूं कि आज रिटायर होते हुए बहुत साल हो गए। इंडिया की मैच में 11 साल पहले खेला था, जो मेरी लास्ट मैच थी 2012 में, लेकिन आज भी कहीं पे भी जाता हूं, आप जिसे लोग बड़ा प्यार करते हैं, तो वो जो खिताब है, वो खिताब से ज्यादा जो ये प्यार मिलता है, मैं हमेशा इसे ज्यादा तवज्जो देता हूं, और यकीन मानिए मैं हर एक फैंस को मैं अपने दिल के बड़े करीब रखता हूं। तो ये खिताब आपने दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके मैम, कौन सी चीज आपको अंदर से मोटिवेट रखती है? जिंदगी से ज्यादा कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा, और जो ऑलराउंडर का खिताब मुझे मिला है, मैं उसे हमेशा सच साबित करने की कोशिश करूंगा। मैं मेंटोरिंग भी करूंगा, मेरे सामने अगर मूवी का मौका आया मूवी भी करूंगा, ऑलरेडी एक कर चुका हूं, दूसरी भी आएगी। मैं अपनी अकेडमीज जो 32 है उसे 100 भी बनाऊंगा, मैं कमेंट्री भी करता रहूंगा, मैं एक अच्छा फादर बनने की भी कोशिश करूंगा, एक अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करूंगा, एक अच्छा बच्चा बनने की भी कोशिश करूंगा, और एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करूंगा। ये तब तक जारी रहेगी जब तक मेरा ये पूरा जिस्म मुझे कब्र के अंदर नहीं चला जाता। मैं हमेशा ये करता रहूंगा, और जिंदगी से ज्यादा मुझे कोई चीज मोटिवेट कर ही नहीं सकती। तो मुझे वो चीज बड़ी मोटिवेट करती है कि मैं जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक काम करता रहूंगा। Thank you so much, ladies and gentlemen. Let's have a big round of applause for Irfan Pathan. Ladies and gentlemen, make some noise. एक भाई वो वाला सेल्फी फोटो ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। Excuse me, sir. Hello, sir. Excuse me, sir. Sir, please. Sir, please. Sir, I'm a biggest fan of yours. So I bought some gift for you. So please allow me to come there, and please whatever I have bought for you, accept that. Can I come there? योगेश, कौन? Yes, sir. So please wait for 2 minutes. Yes, I'm coming. सर, एक सवाल था, मैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले इरफान सर के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से, और जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक बार भी ये नहीं लगा कि इरफान सर क्रिकेटर नहीं है, कितने अच्छे मेंटोर भी हैं। ऐसा लग रहा था कि सालों का तजुर्बा है आपका मेंटोरशिप में, और आप बोले ही जा रहे हैं और बोले ही जा रहे हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये था, आपने 19 साल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसके पीछे क्या राज था? क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे लोग खेल रहे हैं, आपको ये मौका इतनी जल्दी कैसे मिला? आपके पीछे क्या जज्बा था, क्या जुनून था, आपकी सोच क्या थी? ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं, और मेरे बेटे को भी एकेडमी में डाला अभी 8 साल की उम्र में, तो उसके लिए मैं आपके गुरु मंत्र जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और देखिए, जब अंडर 15 इंडिया खेला
मैं अंडर 15 इंडिया खेल चुका हूं और ये 99 के आसपास की बात है। मैं मलेशिया गया था और इंग्लैंड गया था। इंडिया अंडर 15 एशिया कप और वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया था मैंने भारत को। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार मैं इंडिया खेल सकता हूं और मैं खेलूंगा। जब 17 साल की उम्र में मैंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, वो 1 साल के अंदर अंदर मैंने एम बना लिया था कि अगले 3 साल के अंदर मैं इंडिया खेलूंगा। और उसके लिए ना हम शादी में जाते थे, ना हम रिश्तेदारों की बर्थडे पार्टी में जाते थे, हम कहीं पे भी नहीं जाते थे। हमारा सिर्फ काम ये होता था 365 डेज हम सिर्फ क्रिकेट खेलते थे। हम सिर्फ अपस्किलिंग पे ध्यान देते थे। अपस्किलिंग ये एक अल्फाज है, जाते जाते मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अपस्किलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अपस्किलिंग रहती है अपनी स्किल को बेहतर करना। अपनी स्किल को कैसे आप बेहतर करेंगे इस पे ध्यान अगर आप दोगे, 365 दिन प्लस 365 दिन प्लस 365 दिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम उस पर ध्यान देते थे और उसके बाद हमें फिर वो रास्ता खुद ब खुद मिल गया कि 17 साल की उम्र में जो एम किया था 20 साल की उम्र में इंडिया खेलने का, वो रिजल्ट मुझे 1 साल पहले मिल गया 19 साल की उम्र में। थैंक यू सो मच। एक सेल्फी ले लेंगे? मैं ही ले लूंगा, मैं अपने फोन में ही ले लेता। हाँ, वीडियो भी ले लेंगे। जोरदार हल्ला हम लोग करेंगे, वीडियो से नीचे लेके आते हैं। फटक से मैं आपके सवाल का जवाब देके फिर मैं निकल जाऊंगा। फ्लाइट है तो I'll catch a flight quickly. Last one. हाँ जी, पूछिए। सर सर जब हैट्रिक ली थी आपने 2006 में, उसके पहले आपने बताया कि नेगेटिव थी, ये क्या बोलते हैं, थिंग्स बोली जा रही थी आपके लिए लाइक इरफान पठान खत्म एंड ऑल। तो वो मैच में जाने से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या था? और जब आपने 2 विकेट ले ली हैट्रिक से पहले, जब आपने 2 विकेट ले ली, तो उसके पहले आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आपने 3rd विकेट ली, उसके पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि आपका कैसे थोड़ा डाउन फेस था, वो मैच के पहले थोड़ा डाउन फेस था, तो उस वो टाइम पे आपने उसको कैसे टैकल किया थोड़ा? देखिए, मैं हमेशा यही बात करता हूं कि अगर डाउन जो फेज आता है वो क्रिकेटर की जिंदगी में बहुत ज्यादा आता है। ज्यादा इतना आता है कि हर दूसरे मैच में आता है, क्योंकि 2 मैचेस एक तरीके की रहती नहीं है। कभी कोई अलग मिट्टी की पिच पे, लाल मिट्टी की पिच पे अलग तरीके से खेल होता है, काली मिट्टी की पिच पे अलग तरीके से खेल होता है। सामने वाले बॉलर का फॉर्म किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन खराब होता है। सामने वाला बैट्समैन वही अच्छी जो अंदर बॉल आती है उसको बाहर मार देता है, फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा फेलियर देखते हैं, इसी वजह से हमें आदत हो जाती है कि अच्छा ये फेलियर हुआ ना, चल हटा इसको साइड पे रख। हम लोग उसको
वो जो स्लाइस को साइड पे हटाने की, जैसे किताब के पन्ने हम किस तरह से मोड़ते हैं और साइड पे रखते हैं दूसरा पेज पढ़ने के लिए, हम बिल्कुल अपनी जिंदगी में उसी को उतारते हैं और उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो किताब के पन्नों को आप वो मोड़ दीजिए, और वो जो आपका जो फेलियर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि आदत होती है सालों साल, जब इंडिया खेला 2006 में, लेकिन उससे पहले मैं कई सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, कई मैचेस से गुजर चुका हूं, तो मैं उसको साइड पे करने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन जब मैच में मैं हैट्रिक पे पहुंचा, जो 2 गेंदों पे 2 बार मैंने हैट्रिक ली, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर होना होगा ना तो होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले 2 बार मैं हैट्रिक पे आ चुका था। एक बार श्रीलंका के सामने, जहां पे मैंने वनडे में 2 गेंदों में 2 बार विकेट ली थी, पर वहां पे हैट्रिक नहीं हुई थी। अगली बॉल मैंने पूरी शिद्दत के साथ डाली थी कि पैड पे मार दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश की लेकिन नहीं होना था, नहीं हुआ। कई बार आप कोशिश करते हो नहीं होता है। उससे पहले जिम्बाब्वे के सामने भी था, नहीं हुआ हैट्रिक। इवन जिम्बाब्वे के सामने भी हैट्रिक नहीं हुई, और कभी कभी सोचता हूँ अच्छा हुआ नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान के सामने हैट्रिक और जिम्बाब्वे के सामने हैट्रिक जमीन आसमान का फर्क है। तो जब ये हैट्रिक पे था, तब मैं बाकायदा, अभी मैं आपको वो रेप्लिकेट करके बताता हूँ। मैं यही सोच रहा था, नीचे देखा मैंने, ऊपर देखा, यार अब संभाल ले, अगर होना है हैट्रिक तो करवा दें, मैं तेरे पे छोड़ता हूं। बाकी मैं जो कैंची की आपने पहले बात की थी, मोहम्मद यूसुफ की कैंची बनती है, मैं अपनी इनस्विंग के साथ उस कैंची से उसके जो पैर है उसको कागज की तरह काटूंगा, और बाकायदा बिल्कुल वैसा ही हुआ। बॉल अंदर आई, पैड पे लगी, स्टंप में जाके पैड और बैट के बीच में गैप था, बोल्ड हुआ, और आज भी गेंदबाज वो गेंद कई लोगों को याद है। और वो हैट्रिक इसलिए भी हो पाई कि मैंने बहुत ज्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लिया वो हैट्रिक लेने का। मंकीज ऑफ द बैक किसने सुना है? मंकीज ऑफ द बैक, राइट? सो बेसिकली ये इंग्लिश में एक कहावत है कि भाई गेट द मंकीज ऑफ द बैक। इमेजिनरी मंकी मतलब इमेजिनरी बंदर को आप बिठाते अपने कमर में और अपने जहन में, वो इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं होता है, लेकिन हम सब बिठाते हैं। जब हमारे जो तरीके है, जो हमारा काम है वो नहीं होता, हमें इस कामयाबी नहीं मिलती, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि जब ज्यादा प्रेशर आए, जब चीजें ना जाती हो, और जो आप एकदम डिसीजन पॉइंट पे पहुंचे, जब आप खड़े वो रनअप पे, मंकीज ऑफ द बैक करिएगा, उसको हटा दीजिएगा, उसके हाथ खींचिए, उसको फेंकिए और आगे बढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी। गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच, हैड लॉट्स ऑफ फन, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू।